That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। यूथ कांग्रेस विवाद, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नॉर्थ कोरिया बताया। सुप्रीम कोर्ट का करप्शन इन जुडिशियरी वाली एनसीईआरटी किताब पर बैन, कहा हार्ड कॉपी वापस लें, डिजिटल कॉपी हटाएं। इजराइल में भारतीय यूपीआई चलेगा, द्विपक्षीय बैठक में समझौता, नेतन्याहू ने पीएम मोदी के दौरे को बताया शानदार। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का रवैया नॉर्थ कोरिया के तानाशाही शासन जैसा होता जा रहा है और ये भारत है, नॉर्थ कोरिया नहीं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, अपराध नहीं, लेकिन आज सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने पर लाठी, मुकदमे और जेल तय हो गए हैं। राहुल ने आदिवासियों, युवाओं, महिलाओं, पहलवानों और किसानों के आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि हर असहमति को कुचला जा रहा है। दरअसल दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करने शिमला पहुंची, लेकिन हिमाचल पुलिस ने उन्हें दिल्ली ले जाने से रोक दिया था। बाद में इजाजत मिलने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने रायसीना रोड के दफ्तर में सत्याग्रह कर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और गिरफ्तारी को मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया। दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन पूरी तरह लोकतांत्रिक अधिकार था और वहां कोई विदेशी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। वहीं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने सरकार को किसान, युवा और महिला विरोधी बताया। पुलिस को आगे करते हैं, मोदी करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, मोदी करते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर अपने दम पर पीड़ितों के लिए काफी काम किया है और आज आवास का उद्घाटन भी किया जा रहा है। प्रियंका ने बताया कि जमीन की पहचान, कागजी प्रक्रियाओं और क्लियरेंस में भारी देरी हुई, जिसमें राज्य सरकार की टालमटोल भी एक वजह रही। उन्होंने केंद्र सरकार पर फंडिंग धीमी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी कारण कई योजनाएं अटकी हुई हैं। Rehabilitation of victims here on our own, and we've done it through our parties, and as you know, today also we're going to be inaugurating the housing, etc. And I think that we've done quite a lot. But you have not given anything from the MP fund, they are saying. Yeah, so we don't. CMDRF. Yeah, so we don't have to give it to them. We have to give it to the victims of the disaster, and that's what we're doing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इजराइल में लागू करने पर सहमति बनी है, जिससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत इजराइल के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। दोनों देशों ने इस सहयोग को भविष्य की दिशा देने का संकल्प लिया है और भारत में इजराइल की मदद से स्थापित उत्कृष्टता केंद्र इसकी मिसाल हैं। इनकी सफलता को देखते हुए केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 100 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। के सहयोग से भारत में स्थापित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। इनकी सफलता देखते हुए हमने इनकी संख्या 100 तक ले जाने का, 100 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी काम कर रहे हैं। इससे
वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के दौरे को शानदार बताया और कहा कि ये मुलाकात छोटी लेकिन बेहद फलदायक और दिल को छूने वाली रही। नेतन्याहू ने नेसेट में मोदी के भावपूर्ण बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय इजराइल में किसी की भी आंख सूखी नहीं रही और इस दौरे ने दोनों देशों और लोगों और उनके शानदार दिमागों को करीब से जानने का अवसर दिया है। This is an amazing visit, an amazing conclusion to an amazing visit. It was short, but extraordinarily productive and also extraordinarily moving. I think there wasn't a dry eye left in Israel after your moving statement yesterday in the Knesset. And I can tell you that since then we've had also the opportunity to not look all deep into our hearts, but also into our remarkable minds that we have in our two countries. We saw सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में जुडिशियल करप्शन से जुड़े विवादित चैप्टर पर सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने किताब की सभी प्रिंट और डिजिटल कॉपियों को जब्त कर लोगों की पहुंच से तुरंत हटाने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका को बदनाम करने वाली गहरी और सुनियोजित साजिश बताया और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों के शिक्षा विभागों को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने और जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारों की पहचान के लिए कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि एनसीईआरटी का ऐसा चैप्टर शामिल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चों के सामने न्यायपालिका को भ्रष्ट दिखाने की कोशिश होती है। एक सिंगल आउट करना ये एक अभियान का लगता है, एक मुहिम है कि एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाए। आप सब बताइए, यंग बच्चे हैं, वो जब किताब पढ़ेंगे और उनको इस तरह की बात आएगी तो उनको लगेगा कि जुडिशरी तो बहुत गलत जगह है, वहां तो हमको जाना भी नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे सोचेंगे कि भाई यहाँ तो वकील बनना या जज, या ये सोचेंगे कि जितने वकील जज हैं सारे यही इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए। मैंने भी इसको पूरा समर्थन दिया है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किसने ये अभियान किया, किसका ये षड्यंत्र था इस तरह से इस चैप्टर को डालने का। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में 2 डॉक्टरों के पैनल ने पीड़ित बच्चों का मेडिकल परीक्षण किया था। इसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपी गई है, जिसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि शोषण किसने किया, कब और कहां किया गया, ये जांच का विषय है। वहीं एक पीड़ित बच्चे ने मीडिया के सामने आकर माघ मेले के दौरान शोषण का आरोप लगाया है। दूसरी ओर शंकराचार्य ने सभी आरोपों को साजिश बताते हुए नकारा है और अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए। उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? ये सवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों के कार्मिकों की दिव्यांगता पेंशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सैनिक या अधिकारी की दिव्यांगता पेंशन सिर्फ ये कहकर नहीं रोकी जा सकती कि बीमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या ये पीस एरिया में तैनाती के दौरान हुई। कोर्ट ने साफ किया कि गैर ऑपरेशनल क्षेत्रों में भी सैन्य सेवा तनावपूर्ण होती है, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द करते हुए भारतीय वायुसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि असली सवाल ये है कि बीमारी का संबंध सेवा परिस्थितियों से है या नहीं, न कि पोस्टिंग की जगह से। 40 साल से ज्यादा सेवा देने वाले अधिकारी की दिव्यांगता 50% आंकी गई थी, इसके बावजूद उन्हें पेंशन नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट ने अब 50% आजीवन दिव्यांग पेंशन देने और 8 हफ्ते में बकाया भुगतान का आदेश दिया है। देरी होने पर 12% ब्याज भी देना होगा। न्यूज रैप में फिलहाल
इतना ही, बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app